कैमरा धीरे धीरे एक भारी लोहे की पेटी पर झूम करता है जिसके अंदर जल परी कैद है। वह मुश्किल से सांस ले पा रही है और उसकी सांसें तेज हो रही हैं। वहां मौजूद फादरी चिंतित दिखता है और पेटी की तरफ बढ़ता है और वह धीरे से पेटी का दरवाजा थोड़ा खोलता है जिससे जल परी हल्की हल्की सांस लेने लगती है। अब थोड़ा समय बाद ऑक्सीजन के कमी के नाम से जल परी बेहोश सी होती है। तभी उसे पानी से बाहर निकाला जाता है और जादुई तरीके से उसकी पूंछ सुंदर पैरों में बदल जाती है। फादरी उसे देखकर चौंक जाता है और जल परी को बिना कपड़ों का देख जल्दी से अपनी जैकेट उतारकर जल परी को ढक देता है। अब यह देख ब्लैकबीयर्ड हल्का सा हंसता है और तेज आवाज में कहता है, अच्छा तो हमारे फादरी बाबू जल परी पर दिल हार बैठे हैं। वह जल परी की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में गुस्सा और चालाकी झलकती है क्योंकि उसे पता है कि अगर जल परी की आंसू कोई निकलवा सकता है तो वह है फादरी की मौत, क्योंकि उसके आंसू के एक बूंद से ब्लैकबीयर्ड अमर हो सकता है। अब रात का समय होता है। जहाज के डेक पर जल परी को जंजीरों से बांधा गया है और फादरी घुटनों के बल बैठा है। ब्लैकबीयर्ड तलवार निकालता है जिसे देख जल परी की आंखों में डर झलकता है। अब ब्लैकबीयर्ड गुस्से से जल परी से कहता है, तुम इसे प्यार करती हो ना, फिर देखो इसे मरते हुए। और वो फादरी का गला काट देता है। खून की धार जमीन पर गिरती है। जल परी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन जल परी गहरी सांस लेती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। ब्लैकबीयर्ड की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वह जल परी के आंसू गिरने का इंतजार करता है, लेकिन जल परी खुद को काबू में रखती है। वह नहीं रोती। ब्लैकबीयर्ड गुस्से से चिल्लाता है, रो, तुम्हें रोना होगा। लेकिन जल परी अपनी भावनाओं को काबू में रखती है। अब ब्लैकबीयर्ड के दिमाग में एक नया खतरनाक प्लान आता है। अगर ये अपने प्यार को खोकर नहीं रोएगी तो मैं इसे ऐसा दर्द दूंगा कि ये चीख चीख कर रो पड़े। ब्लैकबीयर्ड धीरे धीरे जल परी की ओर बढ़ता है। उसकी तलवार पर खून टपक रहा है। और फिर कहानी की शुरुआत होती है एक शांत समंदर से, जहां दो मछुआरे अपनी छोटी सी नाव में बैठे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। उनका दिन आम दिनों की तरह ही चल रहा होता है। वे जाल डालते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि कोई मछली फंसे। लेकिन जैसे ही वे जाल खींचते हैं उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। ये कोई मछली नहीं थी। मछुआरे हैरान रह जाते हैं। वो आदमी पानी में जाने कब से था, लेकिन फिर भी जिंदा लग रहा था। क्या ये सच में जिंदा है? एक मछुआरा धीरे से कहता है। दूसरा उसकी नब्ज चेक करता है और चौंक जाता है। हाँ, ये अभी सांस ले रहा है। वे उस आदमी को लेकर सीधा राजा के महल में पहुंचते हैं। राजा उस आदमी को देखता है और सख्त लहजे में पूछता है, तुम कौन हो और इतने लंबे समय तक समंदर में कैसे जिंदा रहे? वो आदमी थका हुआ था, लेकिन उसने जो कहा वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से कहा, मैं 200 सालों से एक जहाज पर काम कर रहा था। राजा और उसके दरबारी हैरान रह जाते हैं। 200 साल? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? राजा को अचानक उन कहानियों की याद आती है जो उसने बचपन में सुनी थी। अमृता का अमृत। वो अब यकीन करने लगता है कि वो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत है। राजा की आंखों में लालच और उत्सुकता झलकने लगती है। वो मन ही मन ठान लेता है, मुझे ये अमृत चाहिए, मैं इसे पाकर ही रहूंगा। और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक सफर जहां हर कोई अमृता की तलाश में निकल पड़ता है। अब लंदन की गलियों में हलचल थी। लोगों की भीड़ के बीच एक कैदखाने में गिब्स को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। लेकिन तभी वहां एक अजीब सा आदमी पहुंचा। वह कोई और नहीं बल्कि खुद कैप्टन जैक स्पैरो था, जो वेश बदल कर आया था। जैक ने अपनी चतुराई से गिब्स को आजाद कराने की पूरी कोशिश की। जैसे तैसे वे भागने में कामयाब हुए, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी। राजा की सेना बहुत तेज थी और उन्होंने दोनों को फिर से पकड़ लिया। इस बार गिब्स को कैद में डाल दिया गया और जैक को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे पता चला है कि तुम एक जहाज लेकर मृत्यु जल यानी अमृत की तलाश में निकलोगे। क्या यह सच है? जैक, जो हमेशा मजाकिया अंदाज में रहता था, मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं, ये सब अफवाहें हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन तभी दरवाजा खुला और अंदर आया हेक्टर बारबोसा, वही खतरनाक समुद्री डाकू जो अब राजा की सेना में शामिल हो चुका था। जैक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जैक ने चौंक कर पूछा, अरे तुम तो लुटेरे थे, अब राजा की वर्दी पहन ली? बारबोसा ने गहरी आवाज में कहा, मेरा जहाज ब्लैक पर्ल किसी ने चुरा लिया। मेरे लोगों को मेरे सामने मार दिया गया और तो और मेरी एक टांग भी काट दी गई। मैं अब उस शख्स की तलाश में हूं जिसने मेरे साथ ये सब किया। लेकिन पहले हमें मृत्यु जल तक पहुंचना होगा ताकि राजा अमर हो सके। लेकिन जैक ने बारबोसा की कोई बात नहीं मानी और वहां से भाग निकला। वह दौड़ता हुआ एक रेस्टोरेंट में घुसा और छिपने की कोशिश की। वहां उसकी मुलाकात उसके पिता से हुई। जैक ने फुसफुसाते हुए पूछा, पिताजी, ये मृत्यु जल कहां मिलेगा? उसके पिता ने गहरी आवाज में कहा, मृत्यु जल तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 चीजों का पालन करना होगा। जैक के पिता ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हें मृत्यु जल तक पहुंचना है तो तुम्हारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, शाही प्याले, जल परी का एक आंसू और एक अनजान नियम।
जिसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। जैक को यह सुनकर हल्का झटका लगा, लेकिन उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। अचानक उसे पता चला कि कोई उसका भेष बदलकर लोगों को इकट्ठा कर रहा है, और वह भी मृत्यु जल की तलाश में। यह जानकर जैक बिना समय गंवाए उस धोखेबाज पर हमला करने निकल पड़ा। जैसे ही जैक ने उस आदमी का सामना किया, वह हैरान रह गया। सामने खड़ा इंसान बिल्कुल उसकी ही तरह दिख रहा था। चाल ढाल, कपड़े, यहां तक कि बोलने का अंदाज भी वही था। जैक ने अपनी तलवार निकाली और कहा, देखो भाई, मेरी शक्ल चुराना तो ठीक है, लेकिन मेरे नाम का इस्तेमाल करोगे तो तकलीफ होगी। जोरदार तलवारबाजी शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे, लेकिन जैक को जल्दी ही समझ आ गया कि यह कोई मामूली आदमी नहीं था। तभी अचानक जैक ने चालाकी दिखाई और उस नकली जैक को किस कर लिया। सभी लोग चौंक गए और तब सच्चाई सामने आई। वह नकली जैक कोई और नहीं बल्कि जैक की पुरानी महबूबा थी। जैक ने झट से पीछे हटते हुए कहा, ओह, तो तुम निकली। लेकिन इससे पहले कि वे ज्यादा बात कर पाते, लंदन की सेना वहां आ पहुंची। सैनिकों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। जैक और उसकी एक्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तीर हवा में सनसनाते हुए आया और सीधे जैक की गर्दन पर लगा। जब जैक को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब जहाज पर पाया। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, यह था क्वीन एनीज रिवेंज, कुख्यात समुद्री डाकू ब्लैकबियर्ड का जहाज। ब्लैकबियर्ड, जो अपने काले जादू और खतरनाक तरीकों के लिए मशहूर था, इस जहाज का मालिक था। जैक ने जहाज के कुछ कर्मचारियों से पूछा, तुमने ब्लैकबियर्ड को देखा है? लेकिन सबने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आता। तुम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैप्टन जैक स्पैरो ने ऊंची आवाज में कहा। वह जहाज के बाकी लोगों की ओर मुड़ा और आगे बोला, अगर यह वाकई ब्लैकबियर्ड का जहाज होता तो वह कभी न कभी अपने कमरे से बाहर जरूर आता। सभी जहाज के वर्कर सोच में पड़ गए। जैक की बातें उन्हें सही लगने लगीं। तभी जैक ने उन्हें उकसाया, हमें इस जहाज पर बगावत करनी होगी, क्या तुम सब तैयार हो? धीरे धीरे जहाज के सभी वर्कर्स जैक के साथ हो गए। वे मिलकर जहाज पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। जैक को लगने लगा कि जीत उन्हीं की होगी। वह एक ऊंचे डेक पर चढ़ा और गर्व से ऐलान किया, आज से इस जहाज का कप्तान मैं हूं। पीछे से एक भारी दरवाजा धड़ाम से खुला। जहाज के सबसे डरावने इंसान ब्लैकबियर्ड ने कदम रखा। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी और उसके हाथ में उसकी जादुई तलवार थी। जैसे ही उसने तलवार उठाई, पूरे जहाज में हलचल मच गई। सभी वर्कर्स जिन्होंने बगावत की थी अचानक रस्सियों से जकड़ गए। कोई हिल भी नहीं सकता था। अब ब्लैकबियर्ड कैप्टन जैक की तरफ बढ़ा। उसने अपनी तलवार ऊपर उठाई और गरजते हुए बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जैक स्पैरो, अब इसका अंजाम भुगतो। जैक की धड़कन तेज हो गई। उसे लगने लगा कि अब उसकी कहानी खत्म होने वाली है। लेकिन तभी एंजेलिका, जैक की पुरानी महबूबा, सामने आई और बोली, रुको, इसे मत मारो, हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। ब्लैकबियर्ड थोड़ा रुका, फिर उसने एंजेलिका की तरफ देखा और बोला, तुम इसे क्यों बचा रही हो? तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। एंजेलिका ब्लैकबियर्ड की बेटी थी। ब्लैकबियर्ड ने अपनी तलवार नीचे कर दी और गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है जैक, फिलहाल तुम जिंदा रह सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। दूसरी तरफ हमें गिब्स को दिखाया जाता है, जिसे बारबोसा ने पकड़ रखा था। बारबोसा ने तलवार गिब्स की गर्दन पर रखते हुए कहा, मुझे जैक स्पैरो का पता बताओ, वरना तुम्हारी फांसी पक्की। लेकिन गिब्स डरने वाला नहीं था। इसी बीच ब्लैकबियर्ड ने कैप्टन जैक को अपने कमरे में बुलाया। फिर उसने जैक से पूछा, तुम जानते हो कि मैं मृत्यु जल क्यों चाहता हूं? जैक ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद तुम जवान दिखना चाहते हो, वैसे दाढ़ी ट्रिम कर लो तो वैसे भी अच्छे लगोगे। ब्लैकबियर्ड ने घूरते हुए जवाब दिया, मुझे भविष्यवाणी हुई है कि एक टांग वाला आदमी मुझे मार देगा और मैं यह हरगिज नहीं होने दूंगा। जैक ने चौंकते हुए सोचा, क्या यह बारबोसा की बात कर रहा था? लेकिन वह चुप रहा। अब जैक के पास कोई चारा नहीं था। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे ब्लैकबियर्ड की टीम में शामिल होकर मृत्यु जल की तरफ सफर करना होगा। 3 टीमें अमृत पाने के लिए निकल पड़ी थीं। स्पेन के राजा की टीम, हेक्टर बारबोसा और गिब्स, और ब्लैकबियर्ड और कैप्टन जैक स्पैरो। हर कोई इस जादुई अमृत को पाना चाहता था जो पीने वाले को अमर बना सकता था। कैप्टन जैक और अंजलि एक पुराने रहस्यमयी कमरे में पहुंचे। वहां छोटी छोटी शीशियों में जहाज बंद थे। उनमें से एक जहाज ब्लैक पर्ल भी था, जो कभी जैक का था, लेकिन हेक्टर बारबोसा ने उसे छीन लिया था। जैक को समझ आया कि बारबोसा से जहाज छीनने वाला ब्लैकबियर्ड था और बारबोसा ही ब्लैकबियर्ड को हराएगा। ब्लैकबियर्ड का जहाज एक घाटी में रुका, जहां सुंदर मगर खतरनाक जलपरियां रहती थीं। अमृत को पीने के लिए जलपरी के आंसू की जरूरत थी। जलपरियों को लुभाने के लिए नाविकों को गाना गाने को कहा गया। जैसे ही गाना शुरू हुआ, एक बेहद खूबसूरत जलपरी प्रकट हुई। एक नाविक उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसके पास गया,
लेकिन जैसे ही उसने जलपरी को छूने की कोशिश की, जलपरी उसे समुद्र में खींच ले गई और पल भर में गायब हो गई। देखते ही देखते और भी जलपरियां आ गईं और नाविकों पर हमला करने लगीं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नाविक एक एक करके मारे जाने लगे। तभी एक पादरी जो ईश्वर में आस्था रखता था, जलपरियों को देख रहा था। एक जलपरी ने उसे धक्का दिया, लेकिन तभी ब्लैक बियर्ड के आदमी आ गए और उस जलपरी को जाल में फंसा लिया। इस बीच हेक्टेयर बारबोसा और स्पेन के राजा की टीम भी घाटी में आ पहुंची। ब्लैक बियर्ड ने जैक से कहा, जाओ अपने जादुई कंपास से अमृत के प्याले ढूंढो और सीधे मेरे पास लेकर आओ। जैक ने वैसा ही किया। वह वीरान जहाज पर पहुंचा जहां अमृत के प्याले रखे होने चाहिए थे, लेकिन वहां हेक्टेयर बारबोसा पहले से मौजूद था। जैक और बारबोसा में बहस होने लगी कि प्याले किसके होंगे, लेकिन जैसे ही संदूक खोला गया, अंदर प्याले थे ही नहीं, वे पहले ही चोरी हो चुके थे। स्पेन के राजा ने अपनी सेना के जरिए प्याले चुरा लिए थे। बारबोसा मुस्कुराया और बोला, अब हमें राजा के खजाने में चोरी करनी होगी। जैक को यह बात मजेदार लगी और दोनों मिलकर स्पेन के राजा से प्याले चुराने की योजना बनाने लगे। उधर ब्लैक बियर्ड की टीम ने जलपरी को पकड़ तो लिया, लेकिन वह आंसू देने को तैयार नहीं थी। उसे पादरी से लगाव हो गया था और पादरी भी उसके लिए चिंता करने लगा था। जब ब्लैक बियर्ड ने यह देखा तो उसने एक खतरनाक योजना बनाई। काले दिल वाले ब्लैक बियर्ड ने पादरी पर खंजर से वार किया। पादरी दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। जलपरी ने यह देखा, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। वह जानती थी कि अगर वह रोई तो ब्लैक बियर्ड उसका आंसू ले लेगा। ब्लैक बियर्ड मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी तो इसकी चमड़ी जलने लगेगी, तब यह खुद रोएगी और हमें आंसू मिलेगा। लेकिन तभी कुछ हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पादरी हिम्मत जुटाकर उठा और धीरे धीरे जलपरी के पास आया। उसके हाथों की रस्सियां खोलते हुए उसने कहा, भाग जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। जलपरी चौंक गई। उसने पहली बार देखा कि कोई इंसान उसकी मदद कर रहा था। उसका दिल भावनाओं से भर गया और उसकी आंखों से एक खुशी का आंसू टपक पड़ा। ब्लैक बियर्ड तुरंत आगे बढ़ा और उस आंसू को शीशी में कैद कर लिया। वह हंसते हुए बोला, बस अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब तुम यहीं तड़प तड़प कर मरोगी। दूसरी तरफ कैप्टन जैक स्पैरो और हेक्टेयर बारबोसा ने मिलकर स्पेन के राजा से अमृत के दोनों शाही प्याले चुरा लिए। कैप्टन जैक ने देखा कि मृत्युजय अमृत का झरना एक बड़े पत्थर से ढका हुआ था। रास्ता बंद था। उसने चुपचाप दोनों प्यालों को आपस में टकराया। अचानक एक जोरदार गूंज हुई और रास्ता खुल गया। लेकिन जैसे ही वे झरने तक पहुंचे, स्पेन के राजा की सेना वहां आ गई। राजा बोला, अमृता केवल भगवान दे सकते हैं, यह झरना नहीं, हम इसे नष्ट करने आए हैं। तभी हेक्टेयर बारबोसा वहां पहुंचा। वह वर्षों से ब्लैक बियर्ड से बदला लेना चाहता था। दोनों के बीच खतरनाक तलवारबाजी शुरू हो गई। आग की तरह तेज तलवारें चमकने लगीं। बारबोसा ने एक जोरदार वार किया और अपनी जहरीली तलवार ब्लैक बियर्ड के सीने में घोंप दी। ब्लैक बियर्ड दर्द से तड़पने लगा। तभी उसकी बेटी एंजेलिका दौड़कर आई और तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, उसके हाथ में गहरा घाव हो गया। अब उसकी जान भी खतरे में थी। कैप्टन जैक ने अमृत से भरे दोनों प्याले निकाले। पहले प्याले में अमृत और जलपरी का आंसू था। जो इसे पीता उसकी उम्र बढ़ जाती। दूसरे प्याले में सिर्फ अमृत था। जो इसे पीता उसकी उम्र दूसरे को लग जाती। कैप्टन जैक ने प्याले उठाए और एंजेलिका से कहा, यह लो, यह तुम्हारी जान बचा सकता है। लेकिन ब्लैक बियर्ड ने चालाकी से प्याला छीन लिया और खुद पी लिया। उसने अपनी बेटी से कहा, अब मेरी उम्र तुम ले लो। एंजेलिका ने अपने पिता की बात मानी और दूसरा प्याला पी लिया। लेकिन तभी कैप्टन जैक मुस्कुराया और बोला, अरे लगता है मैंने गलती से प्याले बदल दिए। मतलब ब्लैक बियर्ड ने गलत प्याला पी लिया था और उसकी मौत तय हो गई। अमृत का झरना जोर से चमक उठा और ब्लैक बियर्ड को खींच कर ले गया। एंजेलिका के हाथ का घाव ठीक हो गया। अब उसकी उम्र बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ पादरी ने जलपरी को आजाद कर दिया। जलपरी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम इंसानों से अलग हो। फिर वह उसे समुद्र की गहराइयों में अपने साथ ले गई। कैप्टन जैक का आखिरी खेल। कैप्टन जैक ने एंजेलिका को एक वीरान टापू पर छोड़ दिया और उसे एक बंदूक और गोली दी। उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि भरोसा किसी पर भी नहीं किया जा सकता। फिर वह अपने दोस्त गिब्स से मिला, जिसने ब्लैक बियर्ड की सारी बोतलें चुरा ली थीं, जिनमें छोटे छोटे जहाज बंद थे। गिब्स ने पूछा, जैक, तुम्हारे पास मृत्युजय अमृत था, तुम खुद अमर क्यों नहीं बने? कैप्टन जैक मुस्कुराया और कहा, वो जिंदगी ही क्या जिसमें मौत का डर ना हो। असली मजा तो इसी में है कि हमें खुद नहीं पता कि कल क्या होगा। गिब्स को जैक की बात सुनकर गर्व महसूस हुआ और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।